मैं देश के कॉटन सिटी कहे जाने वाले यवतमाल में आया हूँ। कपास की सबसे ज़्यादा खेती, सबसे ज़्यादा कॉटन की जिनिंग मिल, स्पिनिंग मिल अगर किसी एक ज़िले में है तो वो यवतमाल में है। और मैं ये रुइयों के बीच में से निकल करके आ गया और ये आप देखिए यहाँ कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। यवतमाल के किसान कपास और सोयाबीन के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। बड़ी विडंबना की बात यह है कि एक तरफ तो इसे कॉटन सिटी कहा जाता है, दूसरी तरफ देश में और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या करने वाले जिले के तौर पर भी यवतमाल का नाम दर्ज है। हालांकि पिछले 2-1 सालों से अमरावती में ये संख्या बढ़ गई है। ये महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में यवतमाल आता है और यहाँ पर इस साल भी किसानों की समस्या है कि उन्हें कपास और सोयाबीन का अच्छा दाम अपनी फसल का नहीं मिल पा रहा है। और ये इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। मैं एक जिनिंग मिल में आया हूँ और आप देख ही रहे हैं। और कपास एक ऐसी फसल है जिसका कुछ भी बेकार नहीं जाता। तो थोड़ी देर आप जिनिंग मिल और कपास के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए और उसके बाद सियासी गुफ्तगू शुरू करेंगे। ये आप ही का है? हाँ। तो मुझे आप मैं सुनील गढ़िया एंटरप्राइजेज, हम लोग कॉटन का ब्रोकरेज करते हैं। ऑल ओवर इंडिया हम लोग, हमारे ऑफिसेस है और हम लोग यहाँ से सभी जगह का प्रोक्योरमेंट करके कॉटन बेल्स जो है वो स्पिनिंग मिल्स में सप्लाई करवाते हैं। अच्छा। और आप? नमस्कार। सुनील जैन। हाँ, ये आप ही का है? जी हो। मैं आज यवतमाल आया तो मैंने कहा सबसे पहले कॉटन के बारे में अच्छा जो है दर्शकों को बताया जाए। जी। तो पहली बात तो ये कि कॉटन का रेट इस बार किसानों को पीछे के मुकाबले ठीक नहीं मिल रहा, ये खबर ठीक है? पिछले साल के मुकाबले बस वही रेट है, कुछ बढ़ा नहीं है। और उनकी लागत तो खर्चा तो बढ़ा है। ऐसा क्यों, किस वजह से हो रहा है? खर्चा तो अब क्या है, मौसम भी इस साल बारिश ने भी खर्चा बढ़ा, बारिश की वजह से भी खर्चा बढ़ा है और यील्ड कुछ उतना बढ़ा नहीं है उनका। खर्चे तो दिन पे दिन बढ़ते रहते हैं, रेट नहीं बढ़े उस हिसाब से। जो चाहते थे किसान की जो अपेक्षा थी वो हिसाब से रेट नहीं बढ़े उनके। अच्छा, मैंने सुना इस इलाके में कपास से ज़्यादा लोगों ने सोयाबीन बोया, उसका उत्पादन फसल ज़्यादा और सोयाबीन का भी रेट गिर गया। सोयाबीन का भी रेट कम ही है ना, उस मुकाबले तो सोयाबीन का भी रेट काफ़ी है। अभी 4000 के आसपास भी सोयाबीन का रेट है, वो भी MSP से नीचे ही बिक रहा है। और कपास भी MSP के नीचे ही बिक रहा है। 7520 रुपये MSP पे कपास का रेट है गवर्नमेंट का, CCI का जो भी परचेस कर रही है वो। और प्राइवेट का रेट अभी आज 7000 रुपये है। और किसान बेच रहे हैं सब। किसान तो बेच ही रहे हैं ना, अब घर में कितना रखेगा, खर्चा के लिए भी पैसा लगता है, सब चीज़ के लिए माल तो बेचना ही पड़ता। तो ये जो कॉटन आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ जिनिंग और स्पिनिंग मिल है, इसकी वजह क्या है यवतमाल में? कपास का उत्पादन? कपास का तो डिस्ट्रिक्ट है ना, कपास का मेन डिस्ट्रिक्ट है ये तो। कॉटन सिटी है। तो जरा हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाह रहे हैं, मुझे ये पता चला कि कपास एक ऐसी फसल है जिसका कुछ भी बेकार नहीं जाता। बिल्कुल नहीं जाता। उसका रुई अलग निकल जाता है, उसके बीज का अलग, सीड का अलग। और ये गाय सीड का जो है क्रशिंग करके ढेप बनता है, उसका ढेप मतलब खली बनती है और खली पशु खाद्य में जाती है। इसका तेल निकलता है, तेल भी खाने में यूज होता है, एडिबल ऑयल है उसका। उससे अलावा जो खराब होता है, आपके बेटे से मैं बात कर रहा था आने के बाद, तो कह रहे थे उसके बाद जो खराब होता है उसका साबुन बन जाता है। उसके बाद में जो ऑयल बनता है, ऑयल रिफाइन होने के बाद उसमें का जो कचरा और जो गाद निकलता है वो भी साबुन फैक्ट्री के लिए जाता है उसको। कपास में का कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता। तो चलिए मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि ये सब काम होता कैसे। तो कपास का सीड अलग हो जाता है, उसका फाइबर अलग हो जाता है। और ऐसे देखिए फैक्ट्रीज में जो जिनिंग मिल है उसमें वो फाइबर ऐसे आता है और यहाँ कंप्रेस करके उसको एक पूरा इस तरह से बना दिया जाता है। ये कितने किलो का होता होगा? 170 किलो, 165 से 170 किलो। और ये आप कॉटन इंडस्ट्री को भेज देते हैं? हाँ, ये स्पिनिंग मिल को जाता है। तो फिर उसके बाद धागा बनता है, उसका यान बनेगा, यान बन के कपड़ा मिल को जाएगा। तो ये तो आप देख रहे हैं ऐसे आता है और ऐसे ये पूरा गट्ठर, ये जो पीछे आप देख रहे हैं इस तरह से तैयार होता है, या इधर आप देखिए ये तैयार होता है। और अगर कॉटन का जो
कॉटन में नमी के हिसाब से भी किसान को पैसा दिया जाता है। और अगर इसमें ये ख़राब हो जाता है, अगर इस तरीके का कॉटन नहीं हुआ, ख़राब हो गया, तो ये पीछे आप जो आप देख रहे हैं, इसको प्लाईवुड फैक्ट्री में भेज देते हैं। ये प्लाईवुड फैक्ट्री में जाता है, ये गद्दियों में बनाने में जाता है, ये रॉ मटेरियल करके यूज़ होता है कहीं नहीं, कुछ भी ख़राब नहीं कुछ भी इसमें कपास में का कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। अब देखिए, अब कपास का जो तेल है, अब जो सीड से खली निकलती है, जो गाय खाती है, जो कि दूध के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे मूंगफली की भी खली होती है, सोयाबीन की भी खली होती है और कपास की भी खली होती है, लेकिन सबसे अच्छी कपास की खली मानी जाती है। दूध के लिए गाय भैंस के जानवर के हिसाब से दूध के लिए कपासिया खली ही सबसे बेस्ट है। हाँ, तो एक बात तो ये, उसके बाद वो जो तेल निकलता है वो सोयाबीन के तेल में उसको मिला भी दिया जाता है। नहीं, सोयाबीन के तेल में मिलाया नहीं जाता, इसका तेल स्पेशली बिकता है, सरकी का तेल, कॉटन सीड तेल करके स्पेशल सोयाबीन में भी नहीं मिलाते नहीं, इसको स्पेशल बिकता है और ये सोयाबीन तेल से महंगा रहता है। अच्छा, मुझे कोई कह रहा था बड़ी जो भी जितनी भी नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री है, ये सब चीज कॉटन सीड ऑयल ही यूज करती है अधिक से अधिक, और इसका ज्यादा से ज्यादा डिमांड गुजरात की तरफ होता है। हाँ, तो अब आप कॉटन इंडस्ट्री से जुड़े। मैं वैसे तो मेरा कार्यक्रम थोड़ा चुनाव का रहता है, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ मैं सोचता हूँ वहाँ की, मैं चुनाव के बारे में ज़्यादा पूछता हूँ, लेकिन ये चीज़ें भी दिखाता रहता हूँ। तो आप मुझे थोड़ा सा कॉटन इंडस्ट्री के बारे में, ये खरीद फरोख्त एक्सचेंज के बारे में सब ठीक चल रहा है कि वहाँ भी मामला कुछ? सर काफ़ी दिक्कतें हैं, मेरी काफ़ी दिक्कतें हैं। किसान को भी दिक्कत, व्यापारी को भी दिक्कत, सभी को दिक्कत है। अभी आज की तारीख में मैं ऐसा समझता हूँ, कॉटन के जितनी कठिनाइयाँ जितनी ये इंडस्ट्री में है, उतनी मेरे ख्याल से दूसरी कोई इंडस्ट्री में नहीं होनी चाहिए। उदाहरणार्थ रूप में बताऊँ आपको, जैसा कॉटन जो है, इंडिया में एक ही एक्सचेंज है जिसपे व्यापारी कॉटन खरीद के उसकी तेजी मंदी को हैच कर सकता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे, MCX पे। MCX का यवतमाल डिलीवरी सेंटर है। मान लो आज इन्होंने कपास खरीदी है और इनको बाज़ार में रोज़ तेज़ी मंदी बहुत ज़्यादा हो रही है, उससे बचना है, उसके लिए ये एक्सचेंज पे माल बेच के और यहाँ पे डिलीवरी देने का उनके पास प्रावधान है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट जो है, हर 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसा नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर को लागू हो गया था, वो कॉन्ट्रैक्ट में व्यापार चालू हो गए। डेली बेसिस पे सुबह 9 से रात को 9 बजे तक के उस पर व्यापार होता है, जो कि एक कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है। इसके मायने ये है कि मान लो अगर मैंने MCX पे कोई माल बेचा है और मैं अगर उसकी डिलीवरी नहीं देता हूँ तो आप पे पेनल्टी, तो मुझे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो एक तरफ तो मुझे कंपल्सन है कि मुझे डिलीवरी देनी है, नहीं तो पेनल्टी भरनी है, और दूसरी तरफ आज तारीख तक के भी MCX का जो डिलीवरी का प्रोसीजर है, उसका सर्कुलर आज तक के भी आउट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी उसकी डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। कपास का सीज़न चालू होने से जो रुई के बाज़ार 57,000 रुपये से स्टार्ट हुए थे, वो आज लगभग 53,500 रुपये हो गए। इनके हाथ में कितना माल है वो आप देख सकते हो। ये हर साल जो है ये वायदे पे माल हेज करके खुद को सेफगार्ड करते थे। इनके पास में आज भी जो है 56,000 के पड़ते का माल घर में है, जो ये हेज कर नहीं पाए क्योंकि डिलीवरी हो नहीं पा रही थी, और उस चक्कर में ये फंस गए। MCX का शेयर जो है 1.25 साल में 4 गुना बढ़ गया। ये भी तो बात है, क्या हाथ से क्या क्या गेम है। कुछ आज कुछ चुनाव पर भी बताएंगे, चुनाव का क्या महाराष्ट्र का माहौल है? चुनाव का माहौल तो क्या है, मिली जुली सरकार है। ये चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में पता चलेगा कौन किधर रहेगा, कौन किधर बैठेगा और कौन किधर जाएगा। अभी कुछ क्लियर नहीं? अभी कुछ क्लियर नहीं। बाद में तो जिधर के जहाँ से आए वहीं चले जाएंगे, या तो फिर इधर के उधर भाग जाएंगे सब। कोई किसी का कोई ठिकाना तो नहीं रहेगा। ये विदर्भ में क्या रहेगा? सब हाल विदर्भ के भी वही हाल है, खिचड़ी। बिल्कुल पक्का खिचड़ी बनेगी। क्यों, आपको कुछ लग रहा है? मैं सर बेसिकली अकोला से हूँ, हमारा हेड ऑफिस अकोला में है, वहाँ पे भी सेम परिस्थिति है। कुछ क्लियर नहीं हो, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। टिकट्स जो है, कैंडिडेट वाइज टिकट्स जो मिलनी चाहिए थी, एक्सपेक्टेड थी, वो नहीं मिली। उसकी वजह से माहौल जो है काफ़ी गड़बड़ाया हुआ है। तो और अपक्ष ज़्यादा हो गया है अपक्ष। बाकी कई जगह लड़ रहे हैं, यही सबसे बड़ा दिक्कत ही यही है। इसमें तो किसी का कोई पता नहीं चलेगा कौन किधर से कितने वोट से किधर से निकल जाएगा। जो आने वाला नहीं आएगा, जो नहीं आने वाला आ जाएगा। ऐसे वैसे कैसे कैसे होकर कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। ये बात इस चुनाव में दिखने मिलेगी। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं आपको चलता हूँ यवतमाल के दूसरे इलाकों में,
कुछ और लोगों से, बिल्कुल आम लोगों से माहौल क्या है जानकारी लेता हूँ। तो यवतमाल बहुत पुराना जिला है। ये जो कॉटन इंडस्ट्री की वजह से एक मिनट रुकिए, कॉटन इंडस्ट्री की वजह से जाना जाता है। परिसीमन के बाद जब लोकसभा की सीट यहाँ यवतमाल की वाशिम यवतमाल सीट बनी तो 2009, 14 और 19 भावना गवली शिवसेना से यहाँ से सांसद बनी। वो शिवसेना जो अविभाजित शिवसेना थी, यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन था, और 3 बार वो जीती। जब वो शिवसेना टूटी और वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ चली गई, तो इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना फिर से यहाँ से सांसद का चुनाव जीती। यहाँ की सीट वैसे विधानसभा में यवतमाल में, जैसे पूरे विदर्भ में 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, विदर्भ की इस जिले में भी यवतमाल में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ शहर के भी उन्हीं के आमदार हैं। आपका नाम क्या है? रमेश घोड़मारी। हाँ? रमेश घोड़मारी। आप क्या करते हैं? बाइंडिंग का काम करता हूँ, प्रिंटिंग प्रेस में। यहीं के रहने वाले? हाँ। तो हम तो इस निवडणूक चुनाव के लिए आए, इस बात का क्या लग रहा है? बीजेपी का लग रहा है जरा सा। हाँ? फूल का लग रहा है जरा सा भरोसा। शहर में कि गांव में भी? नहीं, वैसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे लाड़की बहन वगैरह जो आएगी नहीं तो जब मुझे खुश लाड़की बहन का असर लग रहा है? ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ? ऐसा लग। और ये पीछे जब खासदार का चुनाव हुआ तो शिवसेना वाली कैसे जीत गई पार्टी? नहीं, उतना आइडिया नहीं है अपने को, उतना मैं नहीं बोल सकता। चलिए ठीक है। हाँ जी, बोला ना, काय बोलू? हिंदी आता है? हाँ आता है। हिंदी बोल सकते हाँ, हो? बोल सकते हैं। बाला साहेब मांगुड़कर। बाला साहेब मांगुड़कर। ये तो कांग्रेस पार्टी की। हाँ, कांग्रेस पार्टी होना अपने को यवतमाल में। क्यों? और बीजेपी के जो एमएलए हैं, आमदार? नहीं होना अपने को, कोई काम नहीं है 10 साल से। अभी वो पीछे अभी एक मिले तो वो देखो लाड़की बहना योजना की बात नहीं, हमारे कोई मतलब नहीं ना वो लाड़की बहन को। उसने बहुत महंगाई बना लिया ना। 1400 का पीपा 2300 का हो गया। महंगाई बहुत बढ़ा दिया। 500 रुपये का स्टैम्प, 100 रुपये का स्टैम्प 500 का कर दिया। लड़की बहना 1500 नहीं दे रहा। हाँ 15 क्या काम की वो? महंगाई कितनी बढ़ा दिया। किसानों को भी 500 रुपया देने 5000 दिया। हाँ, क्या कोई काम की नहीं ना। बीजेपी वाला ज्यादा महंगाई बढ़ा दिया ना। महंगाई कितनी बढ़ा दिया उन्होंने, बहुत महंगाई बढ़ा दिया। तो सरकार मजदूर को मजूरी नहीं है, रेता नहीं है यवतमाल में। बांधकाम के लिए कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे। बहुत से सारे ठेकेदार पड़े हैं, सेंटरिंग पड़ी है लोगों की, ठेकेदार लोगों की बांधकाम लोग ठेकेदार आपकी। तो अब पूरे महाराष्ट्र में किसकी सरकार आएगी? बस कांग्रेस की आएंगे पूरे महाराष्ट्र में। हाँ जी, आप क्या करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। नमस्ते। कॉन्ट्रैक्टर। बड़ा पुराना घर मालूम पड़ता है आपका। आजा। हाँ, आइए नीचे आइए, बात कैसे होगा? आइए नीचे आइए। हाँ जी। कॉन्ट्रैक्टर। किस चीज का? अरे ये तो अभी कह रहे थे पूरा कॉन्ट्रैक्टर से भरा है। बांधकाम ठेकेदार है। हम बांधकाम ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर है। WD के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लेते रेती नहीं गवर्नमेंट है। से। वो सड़क बनवाते हैं? हाँ नहीं उतना नहीं, पेटी का कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा, आप बड़े वालों से छोटा पेटी का। मेंटेनेंस के जो काम रहते तो वो कैसा है? अच्छा ये बात बताइए, भ्रष्टाचार पहले के मुकाबले बढ़ा है कि कम हुआ है? बड़ा है बड़ा है बहुत बड़ा है। अच्छा मैं एक बात कहता हूँ, उससे आप कितने साल से ठेकेदारी करा रहे हैं? मेरे को 20 साल हो रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, उससे आप सहमत है ना, कि हर आने वाली सरकार पिछली सरकार से आने वाली सरकार में ज्यादा भ्रष्टाचार हो जाता है, चाहे कहे कुछ। ये बात सही है कि नहीं? नहीं हाँ? नहीं, ये बात सही नहीं है। आने वाली सरकार कहाँ से भ्रष्टाचार करेंगी ज्यादा? मतलब जो अगली आएगी उसमें बढ़ जाएगा फिर? नहीं ऐसा नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा, गलत है ये। अच्छा, पिछली से इसमें ज्यादा बढ़ा है कि नहीं? पिछली सरकार से ये सरकार में भी बढ़े हुआ है। बढ़ा है ना? हाँ। अगली में और बढ़ेगा कि नहीं? नहीं ऐसा कैसे?
बिल्कुल नहीं होगा। अब सब लोगों को समझ में आ गया है ये भ्रष्टाचारी लोग कौन है क्या है। अब तो सब गठबंधन हो गया। आप कौन भ्रष्टाचारी है? जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा था वो सब उसमें शामिल हो गए ना। वो आएंगे तो फिर और क्या वही रहेगा ना। वो आएंगे तो और वही रहेगा ना। तो जनता ही तो उनको भी चुनी थी। वो तो जनता ने पहले चुनी थी उनको, वो वहां से जाके उधर मिले ना। अच्छा तो अरे जल्दी जाओ भैया। तो एक बात बताइए, इस बार महाराष्ट्र के चुनाव का आम लोगों के बीच में चुनाव का मुद्दा क्या है? देखो ये राहुल गांधी आके जातिगत जनगणना आरक्षण की बात करते हैं, वो योगी जी आते हैं तो बटेंगे कटेंगे इसकी चर्चा करते हैं, मोदी जी आते हैं तो कहते हैं एक है तो सेफ है, शिंदे जी कहते हैं कि हम देना बैंक है और ये जो आघाड़ी वाले हैं ये जो है लेना बैंक है। बहुत अलग अलग बातें चल रही। क्या ये लोगों का नारा चल रहा है कि ये चुनाव एकदम लोकल लेवल पर कैंडिडेट की लेवल पे हो रहा है? कैंडिडेट की लेवल पर हो रहा है, लोकल लेवल। कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं। किसानों का, नौजवानों का, लड़की बहना, ये कोई मुद्दा नहीं। ये अभी मुद्दा है ही नहीं, ये सिर्फ लोकल लेवल पे। एकदम लोकल।